तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं मास्टर लोगन के पार्ट 4 को, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है और चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। आगे से अगर न्यू चैप्टर आता है तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन स्ट्राइक के रिस्क को कम करने के लिए मैं उसे अपने सेकेंडरी चैनल, जिसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन हुआ होगा, तो उस पर जाकर एक्सप्लेन करूंगा। तो जाके उसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर पैट्रियार्क की फैमिली यानी कि एम क्लैन और टेस्रोन की फैमिली के बीच में एक वॉर छिड़ गई थी। लेकिन चाहे कोई बाहर वाला भी आकर इस वॉर की ओर देखे तो एक ही बात उसके मुंह से जरूर निकलेगी कि ये तो वन साइडेड वॉर है। आसान अल्फाजों में कि इस वॉर में एम क्लैन फैमिली बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। हर एक एंगल से अगर इस वॉर को देखा जाए तो इसमें एम क्लैन कहीं भी नजर नहीं आएगा कि वो एडवांटेज में हो। और उस जंग के मैदान के बीचों बीच ठीक रिक खड़ा होता है, जो कि ये सब कुछ देख रहा था और वो भी अब तक समझ चुका था कि इस वॉर में वो लोग हारने वाले हैं। तभी उसके सिर पर पीछे से एक डंडा आके लगता है, जिससे रिक नीचे जमीन पर गिर जाता है। पता चलता है कि वो टेस्रोन का एक आदमी था। वो रिक को अपने भाले की मदद से बस जान से मारने वाला था, लेकिन तभी एक स्पीयर उस बंदे के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे वो टेस्रोन का बंदा वही मर जाता है। ये देखकर रिक की अभी तक फटी हुई थी, लेकिन ये जानकर कि ये एम क्लैन का बंदा है तो उसे काफी सुकून मिलता है। जो ही वो उसे शुक्रिया बोलता है तो वो बंदा भी मर जाता है। किसी को अपने सामने और इतना करीब मरता हुआ देखकर कोई भी डर जाए और वहाँ से भाग निकल जाए तो रिक भी ऐसा ही करता है। वो इस जंग के मैदान को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता है। एम क्लैन फैमिली इस वॉर में इतना ज्यादा डिसएडवांटेज में थी कि वो रिक जैसे सर्वेंट्स को भी इस वॉर में लेकर आ गए। और जहाँ तक रास्ते की बात हो रही है तो रिक की किस्मत खराब है या फिर टेस्रोन ने इस पूरे जंग के मैदान को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे रिक को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और ये रियलाइज करने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और अपने आंखों के सामने एनिमीज का इतना बड़ा झुंड देखकर अब ये बात वो यकीन से कह सकता है कि इस जंग में एम क्लैन फैमिली ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस जंग की अगली साइड में हम पैट्रियार्क को देखते हैं, जो कि उस बंदे के साथ लड़ रहा था जिसने उसके अटैक को काफी आसानी से अपने शील्ड से ब्लॉक कर लिया था। और हमारे पैट्रियार्क को उसके साथ लड़ते लड़ते ये भी पता चलता है कि ये फोर्स को यूज कर सकता है, इसलिए तो वो इतनी आराम से पैट्रियार्क के अटैक्स को, जिसके पीछे फोर्स पावर होती है, उसको इतनी आराम से ब्लॉक कर पा रहा है। वो बंदा भी पैट्रियार्क के साथ लड़ने के बाद पैट्रियार्क से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि जिस तरह पैट्रियार्क के बारे में उसने सुना था तो वो बिल्कुल वैसा ही है। टेस्रोन ने उसको रोकने के लिए काफी अच्छी टीम भी बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी टेस्रोन के टीम मेंबर काफी घायल होते हैं। बाकी नाइट्स की ओर देखने के बाद पैट्रियार्क को पता चलता है कि सिर्फ यही एक हाईली रैंकिंग नाइट है, बाकी भी है लेकिन इस जैसे लेवल पर नहीं है। और पैट्रियार्क ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेस्रोन उससे निपटने के लिए एक खास अलग से टीम बनाएगा। और जब तक ये लोग पैट्रियार्क को यहाँ पर रोके रखेंगे तो जंग उतनी ही जल्दी खत्म होगी और एम क्लैन फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए तो गुस्से में आकर वो अपनी बड़ी सी स्पीयर को जमीन पर फेंक देता है और साइड से स्वॉर्ड निकालता है और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वो एक एक पर अटैक करता है। तभी एक बंदा पैट्रियार्क पर साइड से एक स्नीक अटैक करता है, जिसको पैट्रियार्क बड़ी मुश्किलों से डॉज करता है। और ये देखकर कि पीछे से भी हमला हो रहा है तो पैट्रियार्क उन्हें गुस्से में कहते हैं, तुम लोग खुद को नोबल फैमिली के नाइट समझते हो क्या? तुम लोगों में थोड़ा सा भी प्राइड है या नहीं? क्योंकि इस तरह का स्नीक अटैक तो सिर्फ एक बुज़दिल ही करता है। लेकिन पैट्रियार्क के इस तरह कहने पर भी उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर जस्ट पैट्रियार्क को मारना चाहते हैं। और ये बात पैट्रियार्क को क्लियर करके कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो उसकी ये शान और शौकत वाली बातें उन पर असर नहीं करने वाली। तभी अचानक से पैट्रियार्क घोड़े से कूदता हुआ उसी हाईली रैंकिंग नाइट पर अटैक करता है और हर बार की तरह पैट्रियार्क का अटैक वो आराम से ब्लॉक करता है। लेकिन अपने घोड़े से इस तरह जल्दबाजी में कूदने से पैट्रियार्क ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब उसका अटैक ब्लॉक हो चुका था तो पीछे एक और बंदा आकर अपना भाला उसके बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे हमारा पैट्रियार्क दर्द से चिल्लाता है। वो खुद को उस डेथ सर्कल से बाहर निकालकर जब बाकी लोगों की जंग पर नजर डालता है तो वो खुद को बहुत बेबस पाता है, क्योंकि जैसे कि उसकी हालत है तो फैमिली के बाकी सोल्जर्स की भी सेम और उससे बुरी हालत है। और अगर पैट्रियार्क यहाँ पर गिर जाते हैं तो बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और ये जंग वो फिर नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन पैट्रियार्क अगर यहाँ पर मर भी जाते हैं तो वो एक बात से सेटिस्फाई है कि उनका एक बेटा लोगिन जरूर जिंदा बच पाएगा, क्योंकि पैट्रियार्क और रोनिन के साथ अगर पूरी फैमिली यहाँ पर खत्म हो जाती है तो लोगिन के जिंदा होने से फैमिली की लेगेसी खत्म नहीं होगी। हमारे पैट्रियार्क के इस फाइट को पीछे से टेस्रोन देख रहा था और वो काफी मजे से अपने प्लान को पूरा होता हुआ देखकर काफी खुश हो रहा था। उसे खुद पर और अपने प्लान पर काफी गर्व था, क्योंकि जीत वो अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन बाजी पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और पीछे उसकी कैवलरी टीम, जो कि टेस्रोन ने अपने बैकअप के लिए रखी थी, तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है। वो चेकआउट करने के लिए जो ही पीछे मुड़ता है तो एक बंदा आके पूरी रिपोर्ट
रिपोर्ट देता है कि बैकअप टीम पर हमला हुआ है और जिन्होंने हमला किया है वो तकरीबन 300 से ज्यादा लोग हैं और वो भी हमारी तरह एक कैवलरी टीम है। टेसरॉन ने इस अटैक को एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसे ये भी पता नहीं था कि एम क्लेन फैमिली के साथ भी कैवलरी टीम है। लेकिन जब टेसरॉन को अपने नाइट की मदद से ये पता चलता है कि वो उनकी तरह भाले का यूज नहीं बल्कि एक छोटे से क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेसरॉन जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन हमेशा किसी को उसके वेपन से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो टेसरॉन की बैकअप टीम थी तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जो आखिरी बचा था जो कि टेसरॉन के साथ बात कर रहा था तो टेसरॉन के आंखों के सामने उसके सिर पर एक तीर आके लगता है जिससे वो आखिरी बंदा भी मर जाता है। और अब सीरियसली चेकआउट करने के लिए जब वो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लोगन को ही पाता है। लोगन के वहाँ पहुँचने पर जब वो आसपास जंग का नजारा देखता है तो उनके आदमी बुरी तरीके से जमीन पर पड़े होते हैं, कुछ के तो हाथ कटे होते हैं और कुछ के पांव, और कुछ लोग अभी भी जिंदा थे लेकिन फाइट करने की स्पिरिट पूरी तरह से क्रश हो चुकी थी। और अपनी फैमिली को इस स्टेट में देखने के बाद लोगन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी टीम से फायर बोलने का कहता है। ऑर्डर मिलने पर सारे लोग फायर करते हैं और पूरा आसमान कुछ ही सेकंड्स में तीरों से भर जाता है जो कि देखकर टेसरॉन के जितने भी बंदे होते हैं तो उनके मन ही मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि अगर उन्हें पता होता कि एम क्लेन फैमिली के साथ इस तरह के वेपन्स है तो वो कभी भी इस जंग में आने की इंसिस्ट ना करते। और टेसरॉन के बंदों से एक और बड़ी गलती होती है कि तीर उनके आंखों के सामने है लेकिन वो इतने ज्यादा शॉक में पड़ गए हैं कि उनको ब्लॉक करने के बारे में वो भूल जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग उस अटैक से मर जाते हैं और जिन जिन लोगों ने टाइम पर अपनी शील्ड को सामने किया था तो वो सरवाइव कर पाए लेकिन वो खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। और अब टेसरॉन के बंदे काउंटर अटैक करने के बारे में ठान लेते हैं तो लोगन की टीम की तरह इन लोगों के पास भी आर्चरी की टीम होती है। लोगन के पास क्रॉसबो की टीम है लेकिन ये आर्चरी की टीम है। जब वो अपने एरोस उनकी ओर भेजते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो तीर उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर एम क्लेन के तीरों की बात की जाए तो वो तो इतनी तेजी से आते हैं कि उनके आर पार हो जाते हैं। ये कहकर जितने भी आर्चरी की टीम होती है तो उनको भी लोगन बहुत बेरहमी से मार डालता है। ये सारा मंजर टेसरॉन अपनी आंखों से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो लोग जीत के बहुत ज्यादा करीब थे लेकिन एक झटके में सब कुछ बदल गया। इसलिए तो अब टेसरॉन अपनी बची कुची कैवलरी टीम को अपने पास बुलाता है। उनको सिग्नल देने के लिए वो एक झंडा लहराता है जिसके बाद बची कुची जितनी भी कैवलरी टीम होती है तो उसको टेसरॉन सामने फ्रंट लाइन पर भेज देता है ताकि वो इन लोगों का जल्दी से जल्दी खात्मा कर पाए। और हमारा लोगन जो कि उन्हें आते हुए देख रहा था तो वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ये लोग अपना हाथ खुद ब खुद शेर के मुंह में डालना चाहते हैं। इसी बीच हमारा सीन साइड में लड़ते हुए रोनिन पर पड़ता है जो कि 2 गार्ड्स का काफी मुश्किल से सामना कर पा रहा था लेकिन फिर भी वो उनके अटैक्स को इस तरीके से डॉज करता है कि टेसरॉन के बंदे भी रोनिन की इस एजिलिटी को देखने के बाद काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ यहाँ पर और इतना मजीद टाइम नहीं है कि वो इसे वेस्ट करें क्योंकि वो लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं कि इस जंग ने अजीब तरीके से एक यू टर्न ले लिया है। इसलिए तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि वो जाके चेकआउट करे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन रोनिन है कि इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि ये लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रोनिन इस बात को अच्छी तरह से जानता है और एडमिट भी करता है कि वो एक छोटा बच्चा है, उसने एक्चुअल वॉर में कभी फाइट नहीं की, वो तो जस्ट आज तक स्पारिंग कर रहा था, वो कोई जीनियस नहीं। लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन वो मरने नहीं वाला और ना ही डिमोटिवेट होने वाला है क्योंकि उसके फादर यानी कि पैट्रियार्क की जो बात जो कि उन्होंने फाइट से शुरू होने से पहले कही थी कि उन्हें यानी कि रोनिन को यहाँ पर अपने बड़े भाई का रोल निभाना है, इसलिए तो रोनिन अपना पूरा दे रहा है। तभी अचानक से रोनिन ये देखता है कि ये गार्ड्स थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं और वो गार्ड्स बिला वजह हवा में अपनी सोर्ड को भी स्विंग कर रहे होते हैं। लेकिन रोनिन के लिए अच्छी बात ये होती है कि वो सामने इतने बिजी है कि वो पीछे रोनिन के बारे में भूल गए हैं। इसलिए तो इस मौके का रोनिन पूरा फायदा उठाता है और रोनिन तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस गार्ड पर एक स्लैश लगाता है जो कि सक्सेसफुली इस मर्तबा लैंड भी कर पाता है। लेकिन ये देख कर के वो इतनी आसानी से ये सब कुछ कर पाया और इससे पहले ये लोग अजीब बर्ताव कर रहे थे तो ये सब का सब रोनिन के लिए तब क्लियर हो जाता है जब एक एरो उसके करीब आके गिर जाता है और सामने से उस बंदे की बॉडी को देखने के बाद कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था क्योंकि उस बंदे की बॉडी में बहुत ज्यादा तीर धंसे हुए थे और आखिर ये किसने किया है तो ये सब का सब तभी क्लियर होता है जब वो सामने देखता है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वो लोगिन को ही पाता है। लोगिन को देखकर रोनिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन तभी झट से पीछे से कुछ लोग रोनिन के पास से गुजरते हैं और उनके चिल्लाने से एक बात तो क्लियर होती है कि वो लोगिन और उसकी टीम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और उनसे निपटने के लिए वो लोग एक खास डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं जो कि देखकर उस डिफेंस टैक्टिक को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन उसे डर नहीं लगता क्योंकि वो इस टैक्टिक को
काफी आराम से हैंडल कर सकता है। और जब उसके बंदे पूछते हैं कि अब कहां पर अटैक करना है तो वो नीचे ग्राउंड की तरफ इशारा करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए तो लोगिन दोबारा से इवल स्माइल करता हुआ कहता है अगर अटैक उन पर काम नहीं कर रहा तो उनके घोड़ों पर तो जरूर काम करेगा। और लोगिन के इस खुरापाती आइडिया को सुनने के बाद वो लोग भी अब लोगिन की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और सामने अटैक करने के बाद वो डिफेंस जिस पर उन लोगों को काफी गर्व था तो वो एक सेकंड में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लोगिन के पर्सपेक्टिव से ये लोग इस जंग को जीत सकते थे अगर ये अच्छी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते। और रोनिन को वहाँ पर खड़ा देखकर लोगिन रिलीफ फील करता है क्योंकि उसने टाइम पर रोनिन की जान बचाई है और अगर वो थोड़ा सा भी और देर से आता तो वो शायद से रोनिन को कभी नहीं बचा पाता। इसलिए तो अब लोगिन सीरियस हो जाता है। वो इस जंग में अपने भाई और अपने फादर को बचाना चाहता है क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इस जंग को जीतने के बावजूद भी वो हार जाएगा क्योंकि वो अपने फैमिली को ही नहीं बचा पाया। इसलिए वो सारा का सारा कमांड काय के हवाले करता है। लेकिन काय इस बात से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लोगिन ने खुद ही कहा था कि वो प्लान के हिसाब से चलने वाले हैं, लेकिन वो काय की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे की ओर बढ़ जाता है। ये देखकर काय को इस बात की समझ में नहीं आ रही कि विक्ट्री इन लोगों के आंखों के सामने है तो आखिर मास्टर लोगिन अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं। हाँ, काय इस बात को भी एडमिट करता है मास्टर लोगिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस तरह के नाइट्स की फाइट में बीचों बीच पड़ना अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी बीच हमारा सीन सामने पैट्रियार्क की फाइट पर पड़ता है जहाँ पर लोगिन जितनी जल्द हो सके तेजी से पहुँचना चाहता है क्योंकि पैट्रियार्क की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो इस फाइट को काफी डेस्परेट तरीके से लड़ रहा है और पैट्रियार्क की हालत इस तरह ना होती अगर उसके शरीर के आर पार वो भाला ना गया होता क्योंकि उस स्नीक अटैक की वजह से पैट्रियार्क की बॉडी में एक बहुत बड़ा घाव बन गया है और उसी घाव की वजह से वो इस फाइट को अच्छी तरह से नहीं लड़ पा रहा। लेकिन एक चीज जो कि फाइट के बीचों बीच में वो नोटिस करता है कि ये लोग खुद को उस पर फेंकते जा रहे हैं क्योंकि पहले में तो वो पैट्रियार्क से स्नीक अटैक्स के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये इस तरह खुद को पैट्रियार्क पर फेंकते जा रहे हैं। पैट्रियार्क के पर्सपेक्टिव व्यू से ये लोग बड़े बेवकूफ हैं क्योंकि इन लोगों के साथ अपर हैंड भी है लेकिन फिर भी इस तरह की गलती कर रहे हैं। लेकिन पैट्रियार्क को क्या पता कि पूरा मामला ही पलट गया है और एंड टाइम पर लोगिन की वहाँ पर एंट्री भी होती है, लेकिन पैट्रियार्क लोगिन को नहीं देख पाते क्योंकि वो बड़ी स्पीड से उन लोगों के बीचों बीच में ही गुजर जाता है और उन दो गार्ड्स को भी मार डालता है। और धूल मिट्टी की वजह से पैट्रियार्क कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन धूल मिट्टी हटने के बाद वो अपने बेटे लोगिन को पाते हैं जो कि लेट आने के लिए माफी मांगता है और अपने फादर से कहता है फादर मैं आ पहुंचा हूँ, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है और चलिए साथ मिलकर इस जंग को जीतते हैं। पैट्रियार्क लोगिन को अपनी आंखों के सामने देखता हुआ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जहाँ पर पैट्रियार्क लड़ रहे थे तो वहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता। तो पीछे चेकआउट करने के लिए जब पैट्रियार्क अपना मुंह मोड़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि पीछे का मंजर देखने के बाद कि इतने सारे लोग जमीन पर पड़े हैं और लोगिन यहाँ पर उनकी आंखों के सामने खड़ा है तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि लोगिन ने ही इन सब लोगों को हराया है। और पैट्रियार्क जो कि अपने बेटे से पूछ रहा था कि तुम इतनी जल्दी कैसे पावरफुल बन गए, तो वो अपनी बात को बीच में ही रोक देता है क्योंकि यहाँ पर अगर लोगिन मौजूद है तो इसका मतलब इस फाइट में एम क्लैन फैमिली के साथ अपर हैंड है और लोगिन उनकी इस बात को कंफर्म करवाने के लिए हाँ में जवाब देते हैं। और बाद में पैट्रियार्क लोगिन के कंधे पर हाथ रख के उन्हें शाबाशी भी देता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। और सामने खड़ा हाईली रैंकिंग नाइट जो कि लोगिन की इस एंट्री से बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके आते ही उसने दो इंटरमीडिएट नाइट्स को इस तरह पुश किया, वो भी इतनी कम उम्र में, तो उस नाइट को लोगिन से बहुत जलन होती है क्योंकि अगर लोगिन की जगह वो यहाँ पर इसी उम्र में होता तो शायद वो ये नहीं कर पाता। लेकिन बाद में खुद को ये तसल्ली देके कि इसकी ये जलन कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी क्योंकि ये अपने हाथों से इस बच्चे को मारने जो वाला है। और हमारे पैट्रियार्क जो कि लोगिन के अटैक को देखने के बाद समझ गए हैं कि ये इंटरमीडिएट लेवल के नाइट को संभाल सकता है, तो यहाँ पर अगर वो एक दूसरे को कवर दे तो ये फाइट वो दोनों जीत सकते हैं। और पैट्रियार्क खुद उस हाईली रैंकिंग नाइट के साथ फाइट करने वाले हैं और उनका बेटा और खतरे में ना पड़े तो वो इंटरमीडिएट लेवल के नाइट को उस पर छोड़ने का ठान लेता है। लेकिन जो ही हमारे पैट्रियार्क आगे कदम बढ़ाते हैं तो लोगन उन्हें रोक कर फादर इसको मैं संभालने वाला हूँ, अब बाकी दोनों को आराम से संभालिएगा। लेकिन हमारे पैट्रियार्क जो होते हैं इस बात के खिलाफ होते हैं, वो अपने बेटे को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। लेकिन जब लोगिन उन्हें एक छोटा सा फिस्ट बम देते हैं तो लोगिन का हाथ पैट्रियार्क के घाव पर लगता है जिसकी वजह से पैट्रियार्क दर्द से चिल्लाते हैं। और अब जबकि ये बात कंफर्म हो गई है कि वो इस स्टेट में इस हाईली रैंकिंग नाइट को नहीं हरा पाएंगे तो वो लोगिन की बात के साथ एग्रीड हो जाते हैं और एक दूसरे को पीछे से कवर देते हुए बाप और बेटा फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पैट्रियार्क अपने बेटे को संभल कर फाइट करने का भी बोलते हैं, जिससे लोगिन अब मुस्कुराने लगता है और उसे अच्छा लग रहा है कि अपने फादर के साथ उसे फाइट करने का मौका जो मिल रहा है। जिसके बाद दोनों बाप और बेटा
अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। और वो हाईली रैंकिंग नाइट जब ये नोटिस करता है कि लोगन अकेले ही उसका मुकाबला करने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि लोगन ने उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में जो ले लिया है। और हमारा लोगन जो कि पूरी स्पीड से बढ़ रहा था तो वो ही सबसे पहले उस हाईली रैंकिंग नाइट पर अटैक लैंड करता है, जिसको वो नाइट काफी मुश्किलों से ब्लॉक करता है, क्योंकि उस अटैक के पीछे काफी ज्यादा फोर्स थी जो कि उसे पीछे धकेलने पर मजबूर कर देती है। और लोगन की पावर को फील करने के बाद उस हाईली रैंकिंग नाइट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस छोटे बच्चे का अटैक उसे कैसे पुश कर पा रहा है। वो ना तो लोगन की बॉडी से एक हाई लेवल फील कर पा रहा है और ना ही इमेंस पावर। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तभी वो नाइट खुद को दिलासा देता हुआ कि शायद ये खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है इसलिए, और हो सकता है कि पैट्रियर्क के साथ लड़ते लड़ते उसकी बॉडी में जो चोटें लगी हैं तो वो उसको इस स्टेट में लाने पर मजबूर कर रही है। तो ये कहकर वो लोगन पर अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंटली लोगन पर वो काफी सारे अटैक्स करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली लोगन उसके हर एक अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर पा रहा था, और वो भी दोनों हाथों से नहीं बल्कि अपने एक हाथ से। वो नाइट आखिरी अटैक पर खुद को पुश भी करता है, लेकिन चोट लगने की वजह से उसे दर्द होता है और वो पैट्रियर्क को कोसता है कि अगर उसने उसे घायल ना किया होता तो आज उसका बेटा कब का मर चुका होता। वो गार्ड एक चोट के बारे में सोच रहा होता है कि लोगन उस पर दूसरा अटैक करके उसे एक दूसरा गहरा घाव दे देता है, और चोट लगने पर वो नाइट लोगन से दूरी क्रिएट करता है ताकि मजीद वो और अटैक ना कर पाए। लोगन से फाइट करते करते उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो कोई भी ओपनिंग उसके लिए नहीं छोड़ रहा था, और अब वो लोगन पर कैसे हिट लैंड कर पाए इसी के बारे में वो सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ जाता है, जिसको वो अपना लास्ट ऑप्शन बोलता है। और अपने लास्ट ऑप्शन को एक्टिव करने के बाद हमारा जो लोगन होता है तो वो अपनी फोर्स पावर में एक अजीब सी मूवमेंट नोटिस कर पा रहा था। वो नोटिस करता है कि उसकी फोर्स पावर किसी जगह खींची जा रही है, और थोड़ा सा गौर डालने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सामने खड़ा नाइट उसकी फोर्स पावर को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन लोगन को समझने में काफी देर हो चुकी थी। वो अपनी पावर की मदद से लोगन को भी अपनी ओर खींचता है, जिससे लोगन अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो देता है, यानी कि उसकी मूवमेंट उसके काबू में नहीं होती। और वो नाइट जो कि अटैक करने के लिए एकदम रेडी था तो लोगन को पास आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि लोगन को हराने के बाद दोबारा से इस जंग में उनकी फैमिली का अपर हैंड हो जाएगा। और जो ही लोगन और उसके बीच में 1 मीटर का फासला रह जाता है तो वो उस पर अटैक लैंड करता है। लेकिन झटका तो उस नाइट को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो अटैक लोगन पर लैंड ही नहीं कर पाया। लोगन की स्पीड को उसने काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, और वो घबराते हुए कहता है, क्या इतनी तेज? क्या ये इतना तेज है? नहीं, ये तेज नहीं बल्कि मैं स्लो हूँ। इसके स्पीड के साथ मैं कीप अप नहीं कर पा रहा। और जहाँ तक हमारे लोगन की बात हो रही है तो उसके अटैक को डॉज करने के बाद वो अपनी डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। वो डिवाइन पावर को अपनी सोर्ड में जमा करने लगता है, जो कि देखकर उस नाइट को कुछ ठीक नहीं लगता, और वो ऐसा फील कर पा रहा है कि इस अटैक के बाद उसके छितड़े उड़ जाएंगे। इसलिए तो वो पहले से वहाँ से भाग निकलने का ठान लेता है। लेकिन लोगन के फर्स्ट फॉर्म, जिसका नाम स्लैशिंग वेव है, जो कि टाइम और स्पेस को भी काट सकता है, तो वो उसी टेक्निक की मदद से सामने की ओर एक स्लैश लगाता है, जिससे इतनी पावर रिलीज होती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और वो बाकी लोग जो कि साइड पर लड़ रहे थे तो उस अटैक की पावर को वो भी फील कर पा रहे हैं। और उस स्लैशिंग वेव की पावर खत्म होने के बाद जब रिजल्ट हम देखते हैं तो वो नाइट जमीन पर मरा पड़ा था, और लोगन अपनी सोर्ड को हवा में उठाता हुआ ये ऐलान करता है कि मैं लोगन एम क्लेन, मैंने एनिमीज के जनरल को हरा दिया है। और इसको सुनने के बाद बाकी जितने भी एनिमीज रह जाते हैं तो उनको अपनी जान की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मजीद आगे फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अपने फैमिली हेड भी नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ में हाईली रैंकिंग नाइट्स जो के साथ में आया था वो भी नहीं रहा। इसलिए डर और खौफ से वो सरेंडर कर देते हैं। उसी बीच रिक लोगन के नारे लगाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके बाकी जितने भी एम क्लैन के सोल्जर होते हैं वो भी लोगन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसी दिन के शाम पर जहाँ पर हम टेस्रोन को देखते हैं जो कि अब तक मरा नहीं है और वो अपनी टेरिटरी की ओर काफी टाइम से भाग रहा था, तो वो इसी के बारे में रास्ते में सोच रहा था कि आखिर सब कुछ तो उनके हाथों में था, सब चीजें प्लान के हिसाब से चल रही थी, तो कहां पर उसने ऐसी गलती कर दी जिसका ये रिजल्ट निकला। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस जंग की तैयारी पूरे 3 सालों से करता आ रहा था, और यहाँ तक के दूसरे फैमिलीज की मदद लेके काफी नाइट्स और सोल्जर भी उसने हायर किए हुए थे। तो आखिर ये पूरा का पूरा प्लान जो कि 3 सालों से प्रिपेयर किया जा रहा था, तो सिर्फ एक बंदे के आने की वजह से ये कैसे खराब हो सकता है। वो लोगन को कोसता है, उसको 2-4 गालियां भी देता है, लेकिन चाहे वो जो भी करे वो लोगन का कुछ
कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और सबसे पहले तो टेस्रोन को उस कैवलरी वेपन के बारे में पता लगाना है कि वो आखिर किस टाइप का वेपन है। और इन सब चीजों का पता लगाने से पहले खुद को बचाना है, तो इसलिए जल्द से जल्द अपने कैसल की ओर बढ़ना होगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टेस्रोन अपने कैसल तक पहुंच चुका होता है। वो घोड़े से तेजी से उतरता हुआ जल्दी से सामने के गार्ड्स को दरवाजा खोलने का बोलता है। गार्ड्स अपने लॉर्ड को देखने के बाद पूछते हैं कि क्या जंग खत्म हो गई है, क्या हम इतनी जल्दी जीत गए हैं। लेकिन तभी टेस्रोन की साइड में जो दूसरा गार्ड होता है तो वो अपने पेट्रियार्क से बोलता है, क्या वो लोग हमारे बंदे हैं? मैं कुछ कैवलरी मैन को देख पा रहा हूँ। ये सुनकर टेस्रोन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि पीछे और कोई नहीं बल्कि लोगन है। वो घबराते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी वो बात कंफर्म हो जाती है कि उसका पीछे तो और कोई नहीं कर सकता बल्कि लोगन ही हो सकता है। और उसे देखकर मानो कि उसकी हवा टाइट हो चुकी थी और वो घबराते हुए कहता है, धत तेरी की, आज तो मेरे लगने वाले हैं। और लोगन तब तक उसे पकड़ पाता तो टेस्रोन जल्दी से अंदर चला जाता है। ये देखकर लोगन अपने घोड़े से उतरता हुआ सब लोगों को उनके फैमिली हेड के बारे में रियलिटी बताता है कि वो क्यों इतना तेजी से भाग के आ रहा था। लोगन उनको सिंपल वर्ड्स में समझाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और बात बताने के बाद जब वो दरवाजा खोलने के लिए इंसिस्ट करता है तो ऊपर आर्चरी वाले बंदे जो कि लोगन को रोके रखे थे, तो उनको भी अपनी फैमिली हेड के रिएक्शन कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। वो काफी रश में थे और ये बात अब उनके जहन में गूंज रही थी कि क्या वाकई में उनके लॉर्ड इस जंग को हार चुके हैं। लेकिन तभी शायद से जो कि उनका लीडर होता है तो वो उन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए अपनी दुश्मन की बात को सुनने से मना करता है। और ये भी साथ में बता के कि क्या उन लोगों को वाकई में लगता है कि इतने सारे बंदे जो कि हमने इस वॉर में भेजे थे, तो क्या वाकई में एमक्लेन फैमिली जिसके पास कुछ चंद ही सोल्जर्स थे, तो क्या वो उनसे हार गई है? ये कहकर वो सारे लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींचता है। और साथ में एडिशनली वो उसे ये भी बता रहा था कि तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 300 के अराउंड बंदे हैं और अगर हम इनकी तादाद से कम भी हुए तो फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम ऊपर से अटैक करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे लोगों की बात हो रही थी तो वो अपनी बॉडी को मोमेंटम में ला रहा था और सामने गेट पर दोनों सोल्जर्स लोगन को ही देखे जा रहे थे और क्यूरियस थे कि आखिर ये बंदा क्या करने वाला है। तो तभी पलक झपकते ही वो उन लोगों के आंखों के सामने गायब हो जाता है। वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर वो बंदा कहाँ चला गया। लेकिन आसपास देखने के बाद उन्हें लोग कहीं नजर नहीं आता तो एक जगह रहती है जो कि ऊपर है। जो ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो लोगन वहाँ पर उन्हें नजर आता है और तब तक वो लोगन को रोकने के लिए कुछ कर पाए तो वो ऊपर चढ़ जाता है। और जो बंदा उन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गर्दन पर अपनी सोर्ड को रखे उसे वार्निंग देकर कहता है, अगर गेट नहीं खोलोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दूंगा और जिसको भी अपनी जान प्यारी नहीं होगी तो वो ही गेट नहीं खोलेगा और मुझसे फाइट करेगा। तो अगर अपनी जान प्यारी है और तुम मेरी बात पर यकीन करते हो तो दरवाजा जल्दी से खोलो, मेरे साथ टाइम नहीं है। जिसके बाद अगले दिन शायद से टेस्रोन के कमरे का होता है, जहाँ पर हम टेस्रोन को देखते हैं कि वो अपने साथ कुछ गोल्ड्स को कलेक्ट कर रहा था और गोल्ड्स को बैग में डालते डालते वो सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था, जल्दी जल्दी से कुछ सोना कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि अगर उसके हाथों में लग गया तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी आखिरकार लोगन उसे ढूंढ लेता है। टेस्रोन लोगन को वहाँ पर देखकर पूछता है कि उसे उसकी लोकेशन के बारे में इतनी जल्दी पता कैसे चला। तो लोगन उसको इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहता है कि उनके सर्वेंट्स ने खुद उसकी लोकेशन के बारे में मुझे बताया है। वो पहले में तो उनके सर्वेंट्स पर भी अपने सोर्ड का इस्तेमाल करना चाहता था अगर वो उसकी लोकेशन के बारे में ना बताते, लेकिन उन लोगों के रिएक्शन से पता चल रहा था कि तुम्हारी रेपुटेशन इस जगह में कैसी है कि लोग तुम्हारी लोकेशन को इतनी आसानी से रिवील करते हैं। जो ही लोगन ये बात खत्म करता है तो बाहर से जो आदमी ये सब कुछ देख रहा था, जो कि शायद से टेस्रोन का एक बटलर है, तो वो भी टेस्रोन को वही का वही छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। और ये बात टेस्रोन को काफी ज्यादा चुभती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब वो फंस चुका है। तो टेस्रोन अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए एक प्रपोजल देता है। वो लोगन को इस वॉर में जितना भी नुकसान उनकी फैमिली को हुआ है तो उसका पूरा खर्चा उठाने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले वो टेस्रोन और उसकी फैमिली को जरूर बख्शेगा। और साथ में लोगन को वो कुछ और चीजें भी देना चाहता है जिसके बदले की कंडीशन सेम है। लेकिन लोगन उसकी इतनी पक सुन के काफी ज्यादा पक जाता है और उसे तो सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अगर वो इतनी ही अक्ल दिखा रहा है तो उसकी अक्ल उस टाइम काम क्यों नहीं कर रही थी जब उन्होंने खुद इस वॉर की अनाउंसमेंट की थी और एक दिन के अंदर अंदर उनकी फैमिली पर अटैक करने के लिए आ पहुंचे। तो क्या उस टाइम लोगन ये समझे कि वो एक पागल थे? टेस्रोन जो भी बात बोलते जा रहा था तो उसमें वो खुद ब खुद ही फंसते जा रहा था और आखिर में वॉर का एक रूल उसे बताते हुए कि इस तरह की वॉर में किंगडम ने खुद बताया है कि जीतने वाले को हारने वाले की फैमिली और उसकी जान जरूर बख्शनी होती है। जो कि सुन के लोगन थोड़ा बहुत शांत होता है और कहता है कि वो वॉर के रूल्स और उसके फैमिली के रूल्स का पालन करते हुए वो उसकी और उसकी फैमिली की जान जरूर बख्शेगा और उसे थोड़ा बहुत टाइम देगा ताकि वो बचे कुछ कॉइंस अपने साथ ले जाए और एक अच्छी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारे। इस बात से टेस्रोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
लेकिन लोगन बीच में जब ट्विस्ट लाता है कि उसकी जगह अगर उसके फादर यहाँ पर होते तो ये सब कुछ कहते, लेकिन यहाँ पर उनका बेटा है तो रूल उसके हिसाब से चलेंगे, इसलिए ज्यादा शाना बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टेस्रोन तुम्हारा टाइम यहाँ पर खत्म होता है, वो भी मेरे हाथों से। लेकिन तभी उसी बीच उसकी नजर एक सुंदर सी नाइफ पर पड़ती है। वो जाकर उस नाइफ को उठाता है और टेस्रोन उसे उस नाइफ के बारे में बता रहा था कि किंगडम के सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है तो तुम इसे ले सकते हो। लेकिन लोगन इनकार करता है। वो टेस्रोन को अपनी नाइफ लेने का बोलता है और जो ही वो अपने हाथों में उस नाइफ को पकड़ता है तो लोगन उसका छुरा उसी में ही धंसा देता है और टेस्रोन जो कि मरने के कगार पे था वो दोबारा से लोगन को रूल्स और रेगुलेशन के बारे में रिमाइंड करवाता है, लेकिन दोबारा उसे ये क्लियर करके कि उसने साथ में ये भी कहा था कि उसके फादर अगर यहाँ पर होते तो तब ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा मौजूद है इसलिए आराम से मरो। और तुम्हारे मरने से क्या तुम्हें पता है टेस्रोन कि कितने लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि तुम अपनी लालच में इतना ज्यादा अंधा हो चुके हो कि तुमने अपने लोगों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा और जंग के मैदान में उन्हें ले आए और बहुत सारे लोग इस जंग में तुम्हारी इस लालच की वजह से मरे हैं। मैं तुम्हें अपने हाथों से कुत्तों की तरह मारना चाहता था, लेकिन क्या करूं, रूल्स और रेगुलेशन का तो पालन करना ही पड़ेगा। यह सुनने के बाद टेस्रोन अपना दम खो बैठता है और उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। लेकिन काफी चैन की सांस लेता है क्योंकि एक मुश्किल जो कि फ्यूचर में उनकी फैमिली के लिए खतरा बनाने वाली थी तो वो टल गई है और अब जल्दी से जल्दी वो इस सिचुएशन को भी टिकाने लगाना चाहता है। इसलिए तो सबसे पहले उठकर चिल्लाते हुए वो कहता है, फैमिली हेड टेस्रोन ने अपनी नाइफ की मदद से खुद अपनी जान ली है। मैं दोबारा कहता हूँ कि फैमिली हेड टेस्रोन ने अपनी नाइफ की मदद से खुद अपनी जान ली है। ये कहकर वो बाकी लोगों को ऐसा शो करवा रहा था कि डर की वजह से टेस्रोन अपनी जान खुद लिए है। कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर काई की एंट्री भी होती है जो कि लोगिन के पास आकर वो नीचे उसे प्रिजन चेक करने का बोल रहा था, क्योंकि शायद से वहाँ पर कुछ ऐसी चीज थी जो कि काई खुद ये पर्सनली चाहते थे कि लोगिन उसे अपनी आंखों से देख ले। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और बाहर पेट्रियार्क और लोगिन पर पड़ता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। और पेट्रियार्क जब इस खबर के बारे में सुनते हैं कि टेस्रोन ने खुद अपने हाथों से जान ली है तो वो इस बात की कंफर्मेशन लोगिन से करते हैं। लोगिन का जवाब हाँ में होता है, लेकिन उसे अपने बेटे पर शक होने लगता है और वो उसे सच बताने का बोलता है। और सच उगलवाने का तरीका पेट्रियार्क का थोड़ा बहुत कैजुअल होता है, जिससे लोगिन भी खुद को नहीं बचा पाता और वो एडमिट करता है कि उसने खुद अपने हाथों से टेस्रोन की जान ली है। और अब लोगिन को लग रहा था कि उसके फादर उसे जरूर डांटेंगे क्योंकि वो ऑनर, रूल्स और रेगुलेशन का कुछ बहुत ही ज्यादा पालन करते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात तो तब होती है कि पेट्रियार्क उसे कुछ भी नहीं कहते और जस्ट ये कहकर कि उसके अपने रीजन हो सकते हैं टेस्रोन को मारने के लिए, तो वो इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। और एडिशनली वो अपने बेटे को दोबारा थैंक यू भी बोलता है, जिसके बाद वो खुद अपने बेटे को एक जरूरी बात बताना चाहते हैं कि फैमिली हेड की फ्यूचर सिलेक्शन के लिए वो लोगिन को ही चुनता है। वो काफी गर्व से लोगिन को ये बात बताते हैं और वो क्यूरियस भी होते हैं कि आखिर उसका बेटा कैसे रिएक्ट करेगा। तो अपने फादर को जवाब देता हुआ लोगिन पेट्रियार्क से बोलता है, ओह फादर, मैं आपको क्या बताऊं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे फ्यूचर हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या? क्यों नहीं चाहिए? क्या तुम इसलिए ये सब कुछ कह रहे हो क्योंकि तुम हर जगह हंसते आ रहे हो, या फिर इसलिए कि तुम हर सिचुएशन में अपनी नाक कटवाते हो? बेटा, क्या मसला है? मैं तुम्हारे पिताजी, तुम मुझे हर बात बता सकते हो। जो कि सुनकर लोगिन कहता है, अरे 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 पिताजी, ये बात नहीं है, क्यों बिला वजह जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं? मैं तो बस अपने छोटे भाई को एक चांस देना चाहता हूँ। तो लोगिन से ये पता चलने पर कि वो अपने छोटे भाई रोनिन को एक चांस देना चाहता है तो इसकी डिटेल पेट्रियार्क सुनना चाहते हैं। तो लोगिन अपना रीजन बताते हुए कि उसका छोटा भाई उसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर टैलेंट की बात की जाए तो 14 साल में ही वो एक फोर्स यूजर बन पाया, जो कि अगर कंपेयर करे लोगिन के साथ तो उससे बहुत पहले हुआ है। लेकिन पेट्रियार्क लोगिन को बताते हुए कि हर जगह पर पावर से ही सब कुछ नहीं डिसाइड किया जाता, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दिमाग से काम लेना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि आज तुमने प्रूव किया है। लेकिन लोगिन है कि इस ऑफर को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पिछले लाइफ में रोनिन कितना ज्यादा टैलेंटेड था और उसे फ्यूचर में यंगेस्ट फोर्स यूजर का अगर टाइटल मिल जाता है जो कि उसने पास्ट में अचीव किया था, तो फिर फ्यूचर में कोई भी मसला पेट्रियार्क की तरफ से उसे सुनने को नहीं मिलेगा। लोगिन को इस तरह अपने छोटे भाई के लिए फिक्र करता हुआ देखकर पेट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिस तरह की लोगिन की विश है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी वो लोगिन को एक इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि उसने इस वॉर में जो कारनामा दिखाया है तो वो इस इनाम को डिजर्व करता है। वो इनाम में लोगिन को फैमिली के खजाने से 1 लाख गोल्ड कॉइन्स देंगे, जो कि सुनकर लोगिन अपने फादर से कहते हैं कि वो इंसिस्ट करना चाहता है कि उसे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपना इनाम खुद चूज करने का मौका चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें 1 हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जब वापस लौट के आ रहे थे तो किंगडम के लोग उन लोगों को कांग्रेचुलेट करने के लिए काफी टाइम से
खड़े हुए थे और सारे क्राउड में सिर्फ एक ही बात से हलचल पहले हुई थी कि क्या नाइट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक हफ्ते में ही इन लोगों ने इस वॉर को खत्म कर दिया। तभी क्राउड में से एक और बंदा बताता है कि एक हफ्ते में नहीं बल्कि एक दिन में, और अगर ये सब कुछ हो पाया है तो ये सब का सब फर्स्ट यंग मास्टर की मदद से ही हुआ है। ये वाली खबर सुनने के बाद सारे लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जो बातें यंग मास्टर लोगन के पीछे वो सुन रहे थे और कह रहे थे वो भी पास्ट में, तो वो सारी बातें वापस ले लेते हैं। और अब जो यंग मास्टर कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर मीट लेकर आए थे तो उनके पीछे भी अब उन्हें एक बहुत बड़ा रीजन लगता है कि इनके पीछे भी अब लोग इनके कुछ रीजन होंगे, इसलिए तो वो बहुत सारी मॉन्स्टर मीट को खरीद कर यहाँ पर लेकर आए हैं। और वो जिन नजरों से लोगिन की ओर देखते जा रहे थे तो उससे हमारा लोगिन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तो रोनिन उन्हें क्लियर करवाता है कि ये उनकी ब्रेवरी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। और अब जबकि ये लोग लोगिन की ओर स्माइल कर रहे हैं तो वो भी चाहता है कि लोगिन इनकी तरफ भी एक स्माइल करे। तो स्माइल कर सुनकर लोगिन कहता है, ओह एक स्माइल, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। चलो जिस तरह मैंने प्रैक्टिस की थी तो उसी तरह ही स्माइल करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? लगता है मेरी स्माइल को देखकर काफी ज्यादा शौक में पड़ गए हैं क्योंकि इतना सुंदर जो हूँ। और यंग मास्टर लोगिन की स्माइल को देखकर क्राउड के कुछ रिएक्शंस यूं हो जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि यंग मास्टर लोगिन अपनी उंगली से उनकी गर्दनें काट देंगे। और रोनिन जो कि एक लंबी सी सांस लेता है तो वो दोबारा स्माइल करने से मना करता है। सिर्फ रोनिन ही नहीं बल्कि पैट्रियार्क भी थोड़ा बहुत मुस्कुराते हैं क्योंकि लोगिन का चेहरा काफी अजीब दिख रहा था। लेकिन पैट्रियार्क सब लोगों को ये बताते हुए कि यंग मास्टर लोगिन के नारे रुकने नहीं चाहिए जब तक ये कासल में एंटर ना करे, तो सब लोग नारे भी लगाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमारा अगला सीन लोगिन पर पड़ता है जो कि वेलकम सेरेमनी को अटेंड करने के बाद बाहर एक राउंड लगा रहा था और उसे ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि जो सोल्जर जंग के मैदान से वापस आए थे तो उन्होंने आराम के बजाय पार्टी को चुना, इसलिए पूरी रात पार्टी चल रही थी और इससे लोगिन और भी ज्यादा थक चुका है। तभी इसी बीच पीछे से कोई लोगिन को आवाज लगाता है। लोगिन के मुड़ने पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मारिया थी जो कि किसी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। और जब हमें उनके गुस्से के पीछे का रीजन भी पता चलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लोगिन पर ही गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने पैट्रियार्क से जो बात सुनी है कि लोगिन ने फ्यूचर फैमिली हेड सक्सेसर सीट को रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्हें लोगिन पर शक हो रहा था कि कहीं ये रोनिन के लिए कोई जाल ना बिछा रहा हो। और रोनिन जो कि अपनी माँ की तरफ से लोगिन से माफी मांगता है क्योंकि लोगिन को भी अच्छी तरह से पता है कि वॉर के स्टार्ट होने से पहले इन्होंने अपनी फैमिली से मदद मांगी थी और उन्होंने ही इनकी मदद करने से इनकार कर दिया, यानी कि इसे अबैंडन कर दिया। इसी बात को लेकर ये काफी डिप्रेस हो गई है और इन्हें बिलावजह हर किसी पर गुस्सा आता है। लेकिन मारिया मजीद बोलती हुई कि उसे लोगिन के इन स्कीम्स और इन जालों के बारे में पता है क्योंकि लोगिन बाकियों को तो बेवकूफ बना सकता है लेकिन मारिया को नहीं। तो मारिया के इस तरह बर्ताव देखने पर लोगिन अपने मन ही मन ये ठान लेता है कि वो मारिया से जरूर माफी मांगेगा क्योंकि जो जो बातें मारिया बता रही है तो वो एकदम सच है। अगर लोगिन मरता नहीं और उसकी मेमोरीज इस करंट बॉडी में ना आती तो वो लोगिन के साथ वैसा ही करता। और आगे जाके लोगिन को भी लगता है कि अगर लोगिन अभी मारिया से माफी नहीं मांगेगा तो आगे जाके मारिया एक कांटा बन सकती है, इसलिए तो अगर वो आराम से इनसे सिंसियरली माफी मांगे तो ये जरूर उन्हें माफ कर देंगी। और लोगिन वैसा ही करता है, वो अपनी पास्ट की हरकतों के लिए मारिया से माफी मांगता है और वो इस बात को भी एडमिट करता है कि जो बातें मारिया ने बोली है तो वो एकदम सच है। तो लोगिन के मुंह से खुद ये सुनकर मारिया दोबारा से रोनिन से कहती है कि तुमने देखा कि तुम्हारा भाई इस बात को खुद एडमिट कर रहा है। लेकिन जहाँ तक रोनिन की बात हो रही है तो उन्हें लगता है कि उनकी मदर को एक गहरा सदमा लगा है, इसलिए तो वो ऊट पटांग हरकतें और बातें कर रही हैं। लेकिन हमारा लोगिन जो कि रोनिन के अटेंशन को अपनी ओर करते हुए उसे ये बात क्लियर करता है कि यहाँ पर मारिया नहीं बल्कि उसे रोनिन से माफी मांगनी चाहिए थी। वो रोनिन को एडिशनली ये भी बताता है कि जब से वो वापस आया है तो वो उससे माफी ही मांगता जा रहा है। लेकिन क्या रोनिन ने अभी तक ये पूछा कि वो किस लिए बार बार माफी मांग रहा है, जो कि रोनिन को खुद भी नहीं पता। और इसलिए अब लोगिन उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो पिछले गुजरे हुए सालों में उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये सुनकर रोनिन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसने अपने कानों से क्या सुना है। लोगिन रोनिन को एडिशनली ये बातें भी बताता है कि लोगिन उसे पीछे नहीं पछाड़ पा रहा था, इसी वजह से उसने रोनिन से बहुत ही ज्यादा नफरत की, इसलिए वो अपने करतूतों के लिए सच्चे दिल से आज उसके सामने माफी मांग रहा है। और हमारा छोटा रोनिन जो कि ये सब कुछ सुन रहा था, उसके एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो जाते हैं और अपना जवाब देने पर कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था चाहे उसके बड़े भाई कैसे भी उसे ट्रीट करते आ रहे हो, बल्कि उसे तो यकीन था कि अगर वो अपने बड़े भाई के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे तो एक ना एक दिन तो उसका बड़ा भाई इस बात को समझ पाता। रोनिन के माफ करने पर लोगिन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो मारिया को अब माँ के नाम से पुकारता है। माँ,
मुझे पता है कि इस तरह जल्दी विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होता और इस माफी मांगने से मेरा और कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं ये खुद चाहता हूँ कि रोनिन ही फ्यूचर हेड बने। आप बस मुझे देखिए कि मैं कैसे आपका यकीन जीतता हूँ। जिसके बाद अगले दिन का सीन होता है। हम हमार और लोगन को देखते हैं जो कि जंगल में कहीं और जा रहे थे और हमारे एक ही बात को लेकर क्यूरियस था कि आखिर यंग मास्टर लोगन उसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और हमार को फिक्र भी होने लगती है क्योंकि अभी अभी उसने रेस्ट करके अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर किया है और जंग से वापस आने के बाद ही वो अगले दिन हमार से दोबारा काम ले रहे हैं। तो हमार को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन लोगन हमार के इंटेंशन को समझ जाता है और वो हमार को टेंशन ना लेने का बोलता है और उसे उल्टा ये बताता है कि इस काम में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हमार को इस बात पर डाउट होता है, लेकिन ये पता चलने पर कि इस टास्क में वो लोग एक माइंड बनाने वाले हैं, तो इसमें हमार को नहीं बल्कि सब लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। इसी बीच हमारा सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम लोगन और पेट्रियार्क को देखते हैं। दोनों उसी डिस्कशन पर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लोगन 1 लाख गोल्ड कॉइन के बदले एक विश मांगना चाहता था। तो लोगन की विश अजीब होती है क्योंकि वो 1 लाख गोल्ड कॉइन के बदले एक पहाड़ और एक बंजर जमीन का ओनर बनना चाहता था। इस बात से पेट्रियार्क को कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो जस्ट कंफ्यूज होता है और वो जब पीछे का रीजन पूछता है तो लोगन का जवाब सिंपल होता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि एक बंजर जमीन में भी सोना, चांदी और हीरा मिल सकता है। अब लोगन ने आखिर 1 लाख गोल्ड कॉइन को क्यों ठुकराया, तो इसका रीजन हमें लोगन बताता है कि अगर उसे अच्छी तरह से याद हो तो पास्ट में जब टेस्रोन ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था तो उसके इरादों के बारे में बाहर वालों को 1 साल के बाद पता चला था। दरअसल टेस्रोन के हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जिसने उसे कुछ ही दिनों में माला माल कर दिया था और वो चीज उसके हक में भी नहीं थी क्योंकि उस जगह का मालिक एमक्लेन फैमिली ही थी। इसलिए तो टेस्रोन ने एमक्लेन फैमिली को पूरी तरह से अपनी लालच की वजह से खत्म कर दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस तरह की लाइफ को जी नहीं पाया क्योंकि फ्यूचर के रोनिन ने उसने टेस्रोन और उसकी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। और हमें इसके साथ साथ काय के उस रिक्वेस्ट के बारे में भी पता चलता है। तो काय दरअसल लोगन को इसलिए बेसमेंट लेकर आना चाहता था क्योंकि यहाँ पर विस्काउंट टेस्रोन ने कुछ लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। वो कोई आम लोग नहीं बल्कि माइंड स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें देखकर लोगन अपना माथा पकड़ के टेस्रोन को 2-4 गालियां देता है। उस माइंड स्पेशलिस्ट को लग रहा था कि लोगन उनके लिए इतना ज्यादा हमदर्द है कि उनके बिहाफ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, लेकिन उस माइंड स्पेशलिस्ट को शौक तब लगता है जब वो लोगन के फेस एक्सप्रेशन को चेकआउट करता है। और जब हमें लोगन के फेस एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है तो हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये क्यों इस तरह का चेहरा बना रहा है। लोगन अपने मन ही मन कहता है, एक तीर से 2 शिकार, एक माइंड स्पेशलिस्ट मिल गया और ऊपर से पैसा भी मिल गया। इसी के साथ साथ लोगन से हमें ये बात भी पता चलती है कि ये तो जस्ट एक ट्रेलर था क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। एमक्लेन फैमिली ने टेस्रोन फैमिली को तो हरा दिया है, लेकिन 1 साल बाद जो इंसिडेंट आने वाला है तो उसको लोगन कैसे हैंडल करेगा तो उसे ये खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो छोटी मोटी सिचुएशन नहीं बल्कि नेशन के डाउनफॉल की यानी कि कोलैप्स की सिचुएशन है। और कोलैप्स इसलिए होगा क्योंकि 1 साल बाद एक बहुत ही बड़ा दानव करंट ग्रेंडिया के किंगडम सैमुअल को मार डालेगा और इतनी सडन डेथ से उनके बाकी के जो बेटे होंगे तो वो क्राउन सीट के लिए लड़ेंगे और पूरे 3 सालों तक जंग छिड़ेगी। फिर 3 साल बाद जब जंग खत्म हो जाएगी और जब सोल्जर्स खुद को रिकवर कर रहे होंगे तो बाकी एम्पायर्स की इन्वेजन हो जाएगी और इसी तरह से ग्रेंडिया नेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगन को किंग के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठा के उसकी फैमिली की जो रेपुटेशन पहले थी तो उसको दोबारा से उसी तरह बनाने का ठान लेता है और वो लॉर्ड ऑफ द साउथ वेस्ट का टाइटल दोबारा हासिल करना चाहता है। इसी बीच सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और हमार जो कि लोगन को इस तरह सोच में देखकर उसको आवाज देता है कि उनके यहाँ पर बुलाने पर वो लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो खुद सोच में पड़ गए हैं। और लोगन दोबारा होश में आने के बाद जब आसपास देखता है तो उसे याद आ जाता है कि वो यहाँ पर इन लोगों को क्यों लेकर आया है। उसके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो जिस फ्यूचर के बारे में सोच रहा था तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसलिए तो लोगन इन लोगों को यहाँ पर इस माउंटेन के पास लेकर आया है क्योंकि इस माउंटेन के बीचों बीच एक गोल्ड माइन है जो कि लोगन का बटुआ बनेगा ताकि आगे फ्यूचर में जो खर्चा होगा वो उसके बटुए से ही निकले। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात अपने फादर और बाकी लोगों को बता दे तो वो उनकी नजरों में एक पागल दिखेगा। इसलिए तो बिना और टाइम वेस्ट किए वो सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है कि यहाँ पर एक गोल्ड माइन है और मैं उसे खोदना चाहता हूँ तो कितना पैसा लगेगा। हमारे के साथ साथ वो बाकी माइन स्पेशलिस्ट भी एकदम हैरान हो जाते हैं और हमारे जैसा कि एक क्रेजी आइडिया लोगन से एक्सपेक्ट कर रहा था तो लोगन उससे भी एक क्रेजी आइडिया उसके पास लेकर आया है। और जहाँ तक उन माइंड स्पेशलिस्ट की बात हो रही है तो लोगन के फेस एक्सप्रेशन को देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये बंदा सच बोल रहा है। और जब विस्काउंट टेस्रोन की बात उन्हें याद आ जाती है कि वो कितना उन्हें पे कर रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत लोगन की बात पर यकीन होता है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म करवाने
के लिए जब वो लोगन से सवाल करते हैं कि उनको कैसे पता कि यहाँ पर एक गोल्ड माइन है, तो लोगन सीधा सीधा जवाब देता है कि उसने देखा। लेकिन इस बात से माइन स्पेशलिस्ट के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि ये तो एक छोटा बच्चा है, इसकी थोड़ी चील की निगाह है जिनकी मदद से ये इस माउंटेन के आर पार देख पा रहा है। और साथ में लोगन उन लोगों को ये भी बताता है कि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है, तो वो 6 लोग ही सिर्फ इस ऑपरेशन पर काम करने वाले हैं। जो कि सुनकर उस माइन स्पेशलिस्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि विस्काउंट टेस्रोन तो उसे मारने वाला नहीं था, लेकिन इस बच्चे के हाथों ये लोग यहाँ पर सड़ के मर जाएंगे। और वो घूरते हुए हमार को भी देखता है ताकि हमार कुछ बोले ताकि ये मामला टल जाए। लेकिन हमार उसके इंटेंशन को समझने के बाद खुद को एक कोल्ड हार्ट पर्सन बना के कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगा सिर्फ मैं ही यहाँ पर मर रहा हूँ? अब मजा छको इंसानों, तुम लोग खुद को काफी ज्यादा शाना समझते हो। खुद को इस सिचुएशन में इतना बेबस देखकर उस माइंड स्पेशलिस्ट को समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर वो क्या करे कि ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। और लोगन हमार की बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जैसा कि वो हमार से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसका माइंडसेट एक वर्कर का है, तो उसकी बात को सुनकर लोगन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अब जबकि ये डिसाइड हो गया है कि वही लोग इस जगह पर काम करने वाले हैं, तो वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू के बारे में पूछता है कि इस पे कितना खर्चा आएगा। तो माइंड स्पेशलिस्ट से पता चलता है कि पूरे 5 मिलियन गोल्ड कॉइन का खर्चा आएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत का खर्चा है, आगे आगे देखो ये और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। और हमारा अपने एक्सपीरियंस से ये भी लोग इनको बताता है कि उनको सेफ माइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो सेफ माइनिंग नहीं करेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और सेफ माइनिंग करने के लिए पूरे 6 महीनों का वक्त तो लगेगा ही लगेगा। 6 महीने लोगिन की नजरों में बहुत वक्त है, लेकिन वो इस काम को बीच में रोक भी नहीं सकता, क्योंकि पास में टेस्रोन ने इसी का फायदा उठा के बहुत जल्द ही बाकी अमीर तरीन लोगों को पीछे पछाड़ दिया था, वो भी कम टाइम में। लेकिन उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर मीट का इस्तेमाल करके वो पिल बना देगा जो कि लोगों के को मजबूत करने के लिए काम आता है, तो वो उन पैसों को इस गोल्ड माइनिंग में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी बंदे चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत सोचने पर वो ये रियलाइज करता है कि उसने न्यूट्रलाइजेशन मेथड मर्सेनरी बनने के बाद ही सीखी थी, और उसने वो काफी टाइम परफॉर्म भी किया है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो पिल खुद क्यों नहीं बना लेता। और अब जबकि वो ये डिसाइड कर चुका है कि वो पिल वो खुद अपने हाथों से बनाने वाला है, तो वो खुद को अपने गोल के एक स्टेप और करीब देखता है। जिसके बाद अगले सीन में पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। लेकिन अपने लिए वो न्यूट्रलाइजेशन एजेंट भी मंगवा लेता है, जो कि वो उस मॉन्स्टर मीट पर इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से उस मॉन्स्टर मीट में जितना भी पॉइजन है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और वो फिर बाद में उन मीट को पिल में काफी आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जब मॉन्स्टर मीट के बारे में लोगिन पूछता है, तो रिक से उसे पता चलता है कि वो वेयर हाउस में है, इसलिए लोगिन वेयर हाउस जाने का ठान लेता है, और साथ में वो रिक को भी अपने साथ ले जाएगा। रिक ये सुनकर बहुत तेजी से चिल्लाता है, और लोगिन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतना क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन वेयर हाउस पर जाते ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या मसला है। उस मॉन्स्टर मीट से बहुत बदबू आ रही थी कि लोगिन बस उल्टियाँ करने वाला था। लेकिन जहाँ तक रिक की बात हो रही है, तो वो कब का उल्टी कर चुका होता है। लोगिन अपनी फोर्स की पावर की मदद से अपनी सेंस ऑफ स्मेल को पैरालाइज करता है, जिससे अब वो बदबू उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। और दोनों अंदर जाके साथ मिलकर उस पिल को बनाना शुरू करते हैं। बहुत कड़ी मेहनत के बाद लोगिन रिक को उस पिल को बनाना सिखा देता है, जिसके बाद वो उसे बाकी पिल्स को बनाने का भी बोलता है, और ये आज से रिक ही सिर्फ करेगा। रिक पहले में तो इनकार करता है, लेकिन एक पिल के बदले लोगिन उसे एक 100 गोल्ड कॉइन देगा, तो वो तुरंत से मान जाता है। और अब जबकि लोगिन ने एक पिल बना ली है, तो वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। जब रिक पूछता है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो लोगिन उसे सीधा सीधा जवाब देता है कि ये मर्दों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। मजीद डिटेल में वो उसे एक स्टोरी बताता है, जो कि सुनकर रिक को तो समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात से उसे इतना तो समझ में आ गया है कि ये मर्दों के लिए अच्छा है। और इसके लिए रिक के नजरों में एक परफेक्ट कैंडिडेट कासल में ही फिर रहा है, और वो कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ड्वेन होते हैं, जिनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनके पीछे बातें कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम सर ड्वेन को देखते हैं, जो कि यंग मास्टर लोगिन के कमरे के बाहर खड़े हुए थे, और हमें पता चलता है कि मिस्टर ड्वेन को यंग मास्टर लोगिन ने अपने कमरे में बुलाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तो वो उनके कमरे के सामने खड़े हैं। कमरे में एंटर करने के बाद और खुद की आइडेंटिटी भी बताने के बाद कि दरवाजे के बाहर कौन है, तो यंग मास्टर झट से उसके पीछे प्रकट होते हैं, और पीछे से ही हाय हेलो बोलकर मिस्टर ड्वेन की पैंट गीली हो जाती है। वो डर के मारे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, और दोबारा इस तरह करने से यंग मास्टर लोगिन को मना भी करते
करते हैं, लेकिन हमारे यंग मास्टर लोगिन के इरादे अलग होते हैं, क्योंकि वो मिस्टर ड्वेन की बातों पर गौर नहीं देते। वो जस्ट अपनी बात को शुरू करते हैं। वो मिस्टर ड्वेन को काफी ज्यादा चेरी लगाते हैं, जैसे कि वो सबसे ज्यादा काम करते आ रहे हैं। उनसे ज्यादा इस कैसल में और कोई काम नहीं करता और ना ही उनकी तरह कोई काम कर सकता है। वॉर के आने के बाद सर्वेंट्स और सोल्जर्स को क्या पता कि सबसे ज्यादा काम सर ड्वेन ने ही किया है। इसी तरह ही बहुत सारी बातें लोगिन मिस्टर ड्वेन को बताते हैं, जिससे मिस्टर ड्वेन को यकीन आ जाता है कि चलो कोई तो ऐसा है जो कि इस कैसल में उनकी फिक्र करता है। वो यंग मास्टर को इतना ज्यादा दलेर पाके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और लोगिन का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि यंग मास्टर लोगिन के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो कि कैसल में मिस्टर ड्वेन की इतनी फिक्र करता हो। लेकिन शौक तो मिस्टर ड्वेन को तब लगता है जब लोगन उसकी असलियत उन्हें बताता है। लोगन मिस्टर ड्वेन को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इसलिए तो तुम्हारा बेड में काम नहीं करता। ये सुनकर मिस्टर ड्वेन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो यंग मास्टर के ऑर्डर को ना मानते हुए बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोककर वो उसे पिल दिखाता है। वो ये तो नहीं बताता कि ये उसने खुद बनाई है, लेकिन जस्ट इसे मर्सनरी का एक प्रोडक्ट बताता है जो कि 100% ड्वेन जैसे मरीजों पर काम करता है। लेकिन असलियत तो सिर्फ लोगिन को पता है, क्योंकि उसने कभी इसे ट्राई नहीं किया कि ये काम करेगा या नहीं। लेकिन उसे ये दिलासा देता हुआ कि वो ये पिल उसे इसलिए दे रहा है क्योंकि वो उसका ट्रस्टवर्दी बंदा जो है, वो कैसल में वाहिद ऐसा बंदा है जिसको लोगिन ये पिल दे रहा है। अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर कॉरिडोर हाल में मिस्टर ड्वेन भागते हुए लोगिन के पास आ रहे थे और पहुँचते ही मिस्टर ड्वेन की सांस फूल रही होती है। रिक जो कि मिस्टर ड्वेन को इस तरह कॉरिडोर में भागता हुआ देखकर उन्हें उनके मैनर्स की याद दहानी करवाता है, तो मिस्टर ड्वेन रिक की बात को मुकम्मल तरीके पर इग्नोर करके सीधा लोगिन को अमाउंट बोलने का कहता है। वो हर एक अमाउंट उन्हें देने के लिए तैयार है, वो भी उस पिल के बदले, जो कि सुनकर लोगिन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि एक जैकपॉट एक दिन में ही उसके हाथों लग गया। लेकिन वो मिस्टर ड्वेन से पैसा नहीं लेना चाहते। वो जस्ट मिस्टर ड्वेन को एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहते हैं, ड्वेन अपना हाथ इधर लाना, जो कि सुनकर मिस्टर ड्वेन भी उसी तरह ही चेहरा बनाते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। उन दोनों को देखकर रिक भी वैसा ही फेस बनाता है और वो अपने मन ही मन कहता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा चेहरा इस तरह क्यों ड्रॉ किया गया है। और इसी तरह ही पहला शिकार यानी कि लोगिन का पहला कस्टमर उसकी बिल से सेटिस्फाई हुआ। तभी लोगिन को एक दूसरे कस्टमर के बारे में पता चलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नाइट कैप्टन है। नाइट कैप्टन का भी काम नहीं करता और लोगों ने बाकी नाइट से ये खबर भी सुनी थी कि ये हर रात अपनी वाइफ के साथ लड़ते झगड़ते हैं। कैप्टन ये सुनकर अपनी बात से मुकरते हैं, लेकिन तभी लोगिन झट से वो पिल उसे खिला देते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी में बहुत सारी पावर वो फील करते हैं और वो चुपचाप लोगिन की बात को सुनने लगते हैं। लोगिन जो कि उन्हें उसकी वाइफ को देखने का बोलता है और उनके पिता के बारे में फिक्र ना करने का बोलता है, क्योंकि वो उन्हें संभाल लेगा। अगर वो उनके बारे में पूछे तो वो खुल के अपनी बीवी के पास जा सकता है, क्योंकि आज वो अपनी बीवी को दिन के तारे दिखा देगा। माफ करना, इस एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, वरना इस तरह की एक्सप्लेनेशन करने की किसी की हिम्मत भी नहीं, वो भी अपने घर में। लेकिन मैं ये बहुत चुपचाप कर रहा हूँ और मुझे बहुत हंसी भी आ रही है। तीसरा शिकार और कोई नहीं बल्कि लोगिन का अपना बाप होता है, जो कि लोगिन को अपने पास बुलाता है और उसे उस पिल के बारे में बताता है कि पिल ने अच्छा काम किया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि लोगिन के फादर को ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, डिप्रेस भी हो गए थे, इसलिए उनका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। लेकिन दवा खाते ही वो सीधा मारिया के पास चले गए और रिजल्ट के बाद वो इसलिए तो लोगिन को शुक्रिया बोल रहे हैं। लोगिन उनके कमरे से बाहर निकलता हुआ अपने मन ही मन कहता है, रोनिन भाई लगता है कि एक और छोटा भाई जरूर आने वाला है, वो भी बहुत जल्द। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिक भी आ जाता है, जो कि यंग मास्टर लोगिन को उसके फादर के कमरे के बाहर देख लेता है और रूमर्स को ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि सब लोगों को इस दवा के बारे में पता चल चुका है। इसलिए तो रिक अब इंसिस्ट करता है कि सबसे ज्यादा काम तो उसने किया था, तो लोगिन ने उसे सबसे पहले क्यों नहीं पूछा, उसे भी जरूरत है। इसलिए वो यंग मास्टर लोगिन से इंसिस्ट करता है कि उसे भी ये पिल चाहिए। लेकिन लोगिन उसे अजीब तरह से चेकआउट करने के बाद मुंह मोड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर रिक उसका रीजन पूछता है कि आखिर इस तरह की नजरों से क्या मतलब था। तो लोगिन का जवाब काफी ज्यादा सैवेज होता है। वो रिक से बोलता है, वैसे इस बात से तुम्हें काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर ये तुम इस्तेमाल कर पाओ। बहुत छोटा है, हो सकता है इसके इस्तेमाल करने पर ये पूरी तरह से गायब ही ना हो जाए। बस यही बात रह गई थी और रिक भड़क पड़ता है। वो यंग मास्टर के बजाय उसे ओए ओए करके बुलाता है क्योंकि उसे बहुत जरूरत से ज्यादा गुस्सा जो आ गया है। लेकिन लोगिन जो कि रिक से भाग रहा था, वो रिक को खुद से दूर रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि उससे मॉन्स्टर मीट की स्मेल जो आ रही थी। इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लोगिन और हमारे फिलिप क्लाउड, जिसको हम बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, तो वो दोनों एक क्रिस्टल की
मदद से आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूज देते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो लोगन की खबर को सुनने के बाद क्लाउड फिलिप कहता है कि अगर ये इतना ही डिमांड में है तो ये ज्यादा बिकने वाला है। लेकिन जब उसका प्राइस पूछता है तो लोगन कहता है कि 1000 पिल्स के लिए और एक पिल के लिए 100 गोल्ड कॉइन, जिस पर क्लाउड फिलिप को लगता है कि अगर नोबल्स को पता चल गया कि हम इतनी महंगी चीज बेच रहे हैं तो हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लेकिन लोगन काफी ज्यादा रिलैक्स होता है क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बेच रहा है। उसे तो सिर्फ एक बड़ा शिकार पकड़ना है, एक नोबल शिकार जिसका ये काम न करता हो। उसको खिलाने के बाद सारे लोग इसके लिए बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह फिरेंगे क्योंकि ये फूल इतना मीठा जो है। तो अब जबकि क्लाउड फिलिप के जिम्मे एक और काम लग गया है कि एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसका काम ना करता हो और एडिशनली वो एक नोबल हो, तो वो लोगन को कैपिटल की एक पार्टी के बारे में बताता है जो कि सुनकर लोगन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे पार्टी से नफरत है। क्योंकि पार्टी अटेंड करने के बाद उसकी बॉडी में जरा सी भी एनर्जी नहीं बचती। लेकिन अगर लोगन को एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो उसे पार्टी को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्लाउड फिलिप उसे ये तो नहीं कह रहे कि पार्टी में ही इन चीजों को बेच दे, बल्कि अगर वो कनेक्शन बना लेता है तो आगे जाके इसका एडवर्टाइजमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दीवारों की भी कान होते हैं और सब लोगों को इस पिल्स के बारे में पता चल जाएगा, वो भी खुद ब खुद। लेकिन जिस तरह के लोगन के रिएक्शंस थे तो क्लाउड फिलिप समझ जाता है कि ये वहाँ पर उस पार्टी में ही इन चीजों को बेचना चाह रहा था। लेकिन अगर वो इस तरह करता तो उस पार्टी में इसकी फैमिली की रेपुटेशन और भी ज्यादा गिर जाती। लेकिन लोगन तो है एक बिजनेस माइंड, क्योंकि अगर वो इस चीजों को बेचेगा नहीं तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा। उसकी नजरों में एक और बंदा भी है जिसके बारे में वो क्लाउड फिलिप को बस बताना ही चाहता है ताकि वो उसके बारे में हर एक चीज का पता करे जब वो वहाँ पर आ जाए। लोगन भी वहाँ पर आना चाहता है क्योंकि अब इस पिल के बिजनेस को क्लाउड फिलिप और लोगन को साथ मिलकर चलाना ही पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करने वाला। जिसके बाद अगले सीन में पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और लोगन ग्रेंडिया किंगडम के कैपिटल ग्रेंड पहुंच जाता है जहां पर वो अपने इस बिजनेस आइडिया को बढ़ाने वाला है। लेकिन वहां पर लोगन अकेला आता है और अपने साथ 3000 बॉक्सेस भी लेकर आता है, जो कि देखकर क्लाउड फिलिप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोगन के पास पहली मीटिंग में भी कोई सर्वेंट नहीं था और ना ही इस सेकंड वाले में। और उनके फादर की क्या राय होती है जब ये अकेले इधर उधर इस तरह ट्रेवल करते हैं। तो लोगन को पेट्रियार्क ने काफी आराम से इजाजत दे दी क्योंकि वॉर को लोगन की मदद से जीतने के बाद अब पेट्रियार्क को लोगन पर पूरा भरोसा जो है, इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के वो यहाँ पर आराम से आ पहुंचा। और जहाँ तक सर्वेंट्स की बात हो रही है तो सर्वेंट के साथ इस तरह ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, जो सर्वेंट उसका है तो उसके अपने भी काम है। लोगन ने यहाँ पर क्लाउड फिलिप से झूठ बोला है, लेकिन उस झूठ का कोई नुकसान भी नहीं, जस्ट हमारे रिक को काफी सुकून मिलने वाला है क्योंकि लोगन उसे छुट्टियों पर बेच देता है क्योंकि पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में रिक उसका साथ अभी तक दे रहा था। वो उसका हर एक काम करने के लिए एकदम रेडी होता है। और साथ में रिक अपने यंग मास्टर को ये भी बताता है कि आजकल मॉन्स्टर मीट पर काम करते करते उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, यहाँ तक कि कासल की जितनी भी मेड्स हैं तो वो उसके करीब भी नहीं आना चाहती और उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं वो सिंगल ही ना मर जाए। इसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा चोर भी होता है क्योंकि छुट्टियों पर बेचते ही उसने अपनी जेबें उस पिल से भर लिए, जिस पर वो काफी मासूम चेहरा बना के लोगन से कहता है कि मास्टर क्या कहा आपने? कहा कि अगर मैं खुद को शेक करूं तो मुझसे पिल्स गिर जाएंगे और अगर पिल्स गिर गए तो एक पिल के बदले आप मुझे एक पंच देंगे। मास्टर आप भी मजाकिया है, चलो मैं चलता हूँ। सीन दोबारा प्रेजेंट पर आने के बाद लोगन काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और रिक ने आज तक उसके लिए जो भी किया है और इस पिल में बनाने में उसने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए वो इस पिल का नाम इम्पोर रिक रख लेता है। जो कि सुनकर क्लाउड फिलिप को लगता है कि इस पूरे कैपिटल में यंग मास्टर लोगन के अलावा और कोई बड़ा लूनेटिक उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोगन और क्लाउड फिलिप को देखते हैं जो कि एक कमरे में बैठे हुए थे और इसी टॉपिक पर डिस्कशन वो लोग कर ही रहे थे कि क्लाउड फिलिप उसे आजकल के डिटेल्स देता है, जहां पर वो नोबल्स जो कि अपना खड़ा नहीं कर पाते तो उन सब लोगों के नाम बताता है। और इसके अलावा भी क्लाउड फिलिप ये भी बताता है कि वो जर्नी से काफी ज्यादा थक चुका होगा, इसलिए अगर वो एक बार को सिलेक्ट करता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन इस तरह की बातें एक कमरे में ज्यादा सेफ रहती है। और एडिशनली क्लाउड फिलिप लोगन का वो काम भी कर चुका है जो कि आते हुए लोगन ने क्लाउड फिलिप के हवाले किया था। वो दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के बदले वो बंदा 900 गोल्ड कॉइन ले रहा था जो कि क्लाउड फिलिप के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन लोगन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि अगर ज्यादा पैसे लेगा तो काम भी उतनी जल्दी ही करेगा। और इसके अलावा भी क्लाउड फिलिप को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी जब उसने रीजनल वॉर के बारे में सुना था, लेकिन वो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर पाया कि वो वॉर उसी इवनिंग पर ही खत्म हो गई। ये देखकर लोगन खुश होता है कि
कि ये अपने क्लाइंट के लिए काफी ज्यादा टेंशन लेता है, लेकिन अब वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ करने लगता है, जिस पर लोगन अपनी फोर्स पावर उस पेपर में इंसर्ट करता है और उससे क्लाउड फिलिप को मारता है। क्लाउड फिलिप दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि आखिर एक कागज इतना दर्द कैसे कर सकता है, लेकिन उस पेज से क्लाउड फिलिप को मारने के बाद उस पेज को वो क्लाउड फिलिप के हवाले कर देता है और कहता है इसमें से जो भी तुम्हें बेटर लगे तो उसके पास हम पहले जाएंगे और वही हमारा पहला कस्टमर होगा। थोड़ा चेकआउट करने के बाद वो एक बंदे को पॉइंट आउट करता है, जो कि देखकर लोगन भी क्लाउड फिलिप की शार्पनेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन एक पार्टी का होता है और वहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदे विस्काउंट डेविस को देखते हैं। ये भी उन्हीं मरीजों से हैं जो कि खड़ा नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद वहाँ पर लोगन आ जाता है जो कि काउंट डेविस को पुकारता है और काउंट डेविस मुड़ के उसके इंप्रेशन कुछ यूं हो जाते हैं, क्योंकि लोगन ने जिस टाइप के कपड़े पहने होते हैं तो उन्हें देखकर कोई भी हंसना शुरू कर दे। वो काउंट डेविस को अपनी इंट्रोडक्शन देता है और बाकी लोग जो कि उनके कपड़ों को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे तो उनके साथ साथ काउंट डेविस भी हंसने वाला था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया और अब वो मेन मुद्दे पर काउंट डेविस के साथ बात करना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो हमें इस बंदे के बारे में बताता है कि जब क्लाउड फिलिप ने इसे लिस्ट में से पॉइंट आउट किया तो लोगन खुद भी हैरान हो गया था, क्योंकि पास्ट में ये काफी ज्यादा फेमस था। वो भी फेमस इस वजह से कि एक अमीर तरीन विस्काउंट जिसने अपनी बीवी की वजह से खुद को फांसी दे दी, और फांसी की वजह क्या थी तो उसकी वही बीमारी जो कि उसकी बीवी ने इसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया था, और इसके लिए अपनी रिपुटेशन इतने ज्यादा मायने थी कि ये बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुद को फांसी पे चढ़ा दिया। ये लोगन के हिसाब से उसके प्रोडक्ट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। लोगन अपनी बात को शुरू करता हुआ कि वो यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड से आया है, तो उसकी बात को सुनकर काउंट डेविस इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन क्या वो श्योर है कि उसका प्रोडक्ट काउंट डेविस को पसंद आएगा? तो लोगन कॉन्फिडेंटली जवाब में हाँ कहता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलता, और वो उसके कान के करीब जाकर उसे उस प्रोडक्ट का नाम बताता है कि इस प्रोडक्ट का नाम इम्पोरिक है। ये एक ऐसी दवाई है जो कि मर्दों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विस्काउंट पॉइंट को समझ जाता है और वो लोगों के सामने लोगन को एक्सपोज करता है, और लोगन को एक्सपोज करते ही उसे लगा था कि लोगन अब शर्म से अपनी नजरें नहीं उठा पाएगा। लेकिन लोगन होता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस के रिलेटेड से आया है और ये उसकी तरफ से विस्काउंट डेविस के लिए एक तोहफा है, और वो अपनी नोबिलिटी की कसम खाता है कि ये प्रोडक्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। वो उसे आगे से प्राइस भी बताता है कि एक पिल के लिए 100 गोल्ड कॉइन, लेकिन अभी के लिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, उम्मीद है आपके ये बहुत काम आएगा। जिसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि काउंट डेविस का बटलर यहाँ पर उस इम्पोरिक को खरीदने के लिए आया है। वो पूरे 10,000 की शॉपिंग करता है, जो कि एक फर्स्ट सेल के लिए क्लाउड फिलिप के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है। लेकिन अभी भी लोगन को लगता है कि ये बहुत कम है, क्योंकि 10,000 का सिर्फ तो इस मकान का किराया है, क्योंकि ये सेंटर के बीचों बीच जो है, इसलिए तो इससे और भी ज्यादा उन लोगों को कमाना पड़ेगा, और कस्टमर्स लाने के लिए अब उसे इस प्रोडक्ट को और भी ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, और प्रमोट करने के लिए पार्टी ही सबसे अच्छी जगह है। क्लाउड फिलिप हैरान हो जाता है, क्योंकि आजकल लोगन पार्टियों में कुछ ज्यादा ही जाने लगा है। वो मजीद से कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। लेकिन लोगन का जवाब सिंपल होता है, क्योंकि उसके जिस तरह प्लान्स हैं तो उस हिसाब से उसे जितनी जल्दी हरकत करना पड़े तो उसे करना ही चाहिए। इसी में ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं, और जब काउंट डेविस का बटलर वापस आता है तो वो सामने एक बहुत बड़ी लाइन को पाता है। मजीद रूमर्स को अवॉइड करने के लिए वो जल्दी से इसको खरीदना चाहता है और यहाँ से जितना जल्दी हो सके तो निकलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं तो इन सबको वो अच्छी तरह से जानता है, ये बाकी विस्काउंट्स के बटलर जो है। लेकिन तभी क्लाउड फिलिप बाहर आकर उन लोगों को वापस जाने का बोलता है, क्योंकि स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा सा भी अगर बचा हो तो वो जरूर खरीदना चाहता है, हालांकि अगर इसका दुगना भी देना पड़े। हलचल की वजह से बाकी जितने भी लोग होते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर इतना शोर और इतनी लंबी लाइन आखिर किस चीज को खरीदने के लिए लगी है। इसी में ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और हर एक दिन क्लाउड फिलिप उन लोगों को जाने का बोलता है और वैसे ही शो करवाता है कि स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये तो हमारे यंग मास्टर लोगन का एक प्लान है, ताकि ये लोग डेस्परेट हो जाए और ये मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। और आखिरकार जिस तरह के लोगन का प्लान था तो उसने इस पिल का प्राइस 3 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन प्राइस बढ़ाने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही वो दुकान खोलते हैं तो स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं। और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो क्लाउड फिलिप कहता है कि एक मंथ में इस दुकान से हम 4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स गेन कर सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही अपने किंगडम को अच्छा करने के लिए वो और भी ज्यादा करीब होता जाएगा। वो इतना खुश होता है कि क्लाउड फिलिप को पकड़ के वो उसे शाबाशियां देता है और ये भी कहता है कि नेक्स्ट मंथ से 1% इस शेयर का उसे हिस्सा भी मिलेगा, जिससे क्लाउड फिलिप भी अब इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लोगन को भी चूमना और पपिया लेना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच हम दुकान के बाहर एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसने नकाब पहना हुआ था और हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे। लगता है कि इस सीरीज में ये एक न्यू कैरेक्टर है जिसके
जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि लोगन जो अपने दुकान में बैठा हुआ था तो वो अपने दुकान से काफी तेज तरीके से चिल्लाता है क्योंकि उसे हमार से एक धूमधार खबर जो मिली है। हमार की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 10 टन सोने की बात कर रहा था कि वो हर साल उस 10 टन सोने को उस माइन वाली जगह से निकाल सकता है, जो कि लोगन के पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगन इस अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश है और वो इसको शुरू करने के लिए जो हो सके वो जरूर करेगा। लेकिन कुछ करने से पहले हमार ये भी बताता है कि माइनिंग पे बहुत खर्चा आने वाला है, जिस पर लोगन का जवाब काफी सिंपल होता है कि वो उन पैसों को काफी आराम से कलेक्ट कर सकता है और वो बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द हायर करेगा, तो उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जस्ट अपना काम कर सकता है। लेकिन हमार होता है कि जो कि अपने मन ही मन में कहता है, साला मेरे बारे में कुछ पूछता ही नहीं है, मुझे लग रहा था कि ये मुझे आराम करने का बोलेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये और भी लोगों को काम पर लगाना चाहता है। जिसके बाद उसी शाम में हम लोगन को देखते हैं जो कि अपनी दुकान की ओर रवाना हुआ था और उसकी एक्साइटमेंट 10 टन गोल्ड का सुनकर अभी भी नहीं रुक रही थी और मैनेजमेंट के पैसे के लिए वो हिसाब लगा रहा था कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो वो हर महीने सिर्फ इम्पोर रिग की मदद से 4.5 मिलियन गोल्ड कॉइंस आसानी से कलेक्ट कर सकता है, जो कि वो बाद में माइनिंग की जगह इन्वेस्ट कर पाएगा। तभी उसी बीच वो अपने दुकान के सामने एक बंदे को देखता है जिसकी माना वो फील तो कर पा रहा है लेकिन वो काफी ब्लरी नजर आ रहा है, क्योंकि झट से वहाँ पर भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई चोर हो सकता है। दुकान का दरवाजा झट से खोलते ही सामने कोई भी नहीं होता और दरवाजा एक है, तो इसका मतलब वो चोर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तभी अचानक से लोगन उसकी प्रेजेंस पीछे से फील करता है तो डायरेक्ट से वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो मौजूद नहीं होता। और अब आखिरी बार वो उसकी प्रेजेंस जब फील करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पर है और वो उसके छत पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसे छत पर नोटिस करता है तो तेजी से उस बंदे की ओर बढ़ने लगता है और साथ में वो अटैक करने के लिए भी रेडी होता है। जो ही वो उसके करीब पहुंचता है तो उस पर अटैक करता है, जैसे वो बंदा काफी आराम से डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक उस बंदे को तो नहीं लेकिन उसके पहने नकाब पर लग जाता है। और बाद में उस बंदे से पर्सनली पूछकर कि आखिर वो कौन है तो वो उसका जवाब नहीं देता और वो उसके आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। और जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि लोगन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी उसकी प्रेजेंस उसके आंखों के सामने ऐसे गायब हो जाती है कि जैसे कि कोई बंदा वहाँ पर था ही नहीं। सबूत के तौर पर उसके हाथों सिर्फ एक छोटा सा पीस लग जाता है जो कि पिछले वाले अटैक से उसके हाथों लगा है। जिसके बाद अगले सीन में हम क्लाउड फिलिप को देखते हैं जो कि इस खबर को सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि लोगन ने उसकी पावर लेवल क्लाउड फिलिप को बताई है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पर था, वो ऑरा यूजर भी था और साथ ही साथ हाईली रैंकिंग नाइट को भी वो पीछे पछाड़ सकता है। इसलिए तो इस बात की हैरानी थी कि इतना ताकतवर बंदा आखिर चोरी क्यों करेगा। लेकिन जो उसने चोरी किया है तो क्लाउड फिलिप को लग रहा था कि शायद उसने कुछ पैसे चुराए होंगे, लेकिन पता चलता है कि उसने उस मेडिसिन के 2 पिल्स ही सिर्फ चुराए हैं। लेकिन आखिर में क्लाउड फिलिप ये बोलकर कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑरा यूजर भी अपने को खड़ा नहीं कर पाते। जो ही वो ये बात बोलता है तो लोगन को एक बात याद आ जाती है। वो जल्दी से उस लिस्ट पर क्लाउड फिलिप को एक ऐसे बंदे को ढूंढने का बोलता है जो कि एक ऑरा यूजर हो। और क्लाउड फिलिप लोगन की ये बात सुनकर कहता है कि शायद उसके हिसाब से लिस्ट पर उसने एक ऐसे बंदे का नाम देखा था जो कि एक ऑरा यूजर है। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात क्लाउड फिलिप लोगन को बताता है कि उसका कोई भी नहीं है, यानी कि उसके डिसेंडेंट भी नहीं है। तो आखिरकार अगले सीन में हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि वही बंदा है जिसने उस पिल को चुराया था। उस बंदे का नाम फिलिक्स होता है और वो इस ग्रैंडिया किंगडम के बेस्ट सोर्ड्समैन है जो कि अपनी बीवी के साथ बाहर एक राउंड लगा रहे थे। तभी उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो कि अपने माता पिता की ओर भागते हुए दौड़ रहे थे। उनकी बीवी ये देखकर उनकी फीलिंग को समझ जाती है, लेकिन फिलिक्स बोंगिया मारता हुआ कि वो तो सिर्फ नजारे का ही मजा ले रहा था। तो उसकी बीवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से समझ सकती है। दोनों आखिर में एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी खुश हैं कि किस्मत में उन दोनों का साथ ही लिखा हुआ था। लेकिन फिलिप्स तो एक ऑरा यूजर है ना, और ऑरा यूजर तो कुछ भी ठीक कर सकता है, तो आखिर वो अपना क्यों ठीक नहीं कर सकता और उसको आखिर ये चोट कैसे लगी। तो ये हमें फिलिक्स खुद ही बताता है कि पास्ट में एक वॉर की वजह से उसकी बॉडी पर तो चोटें नहीं लगी थी, लेकिन एक ऐसे जगह पर लगी थी जहाँ पर उस करंट टाइम में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें एक अच्छा सा टाइटल जो मिला था बेस्ट सोर्ड्समैन का। लेकिन बाद में जब उनकी उम्र बढ़ गई और उनके पास इतनी दौलत आ गई तो उन्हें कुछ खोया खोया फील हो रहा था, और वो ये था कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनके पास पैसा, शोहरत, बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो ये सारी चीजें बेकार हैं। और उनकी बीवी जो कि काफी ज्यादा सपोर्टिव है, तो इस सिचुएशन को जानने के बावजूद भी वो फिलिक्स के साथ रहने का वादा करती है और साथ ना छोड़ने का भी। और फिलिक्स की वाइफ की तरह हम लोग भी इसी तरह ही वाइफ एक डिजर्व करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का भी
काम नहीं करता, लेकिन जस्ट इस तरह की सपोर्टिव वाइफ की बात कर रहा हूँ। सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और हम फिलिक्स को देखते हैं जो कि शायद अपने बटलर के साथ कहीं जा रहा था। उनका बटलर रास्ते रास्ते में ही उन्हें लोगन की दुकान के बारे में बताता है जो कि एक ऐसी मेडिसिन को बेच रहा है जो कि हर एक घाव को काफी जल्दी और हर एक मसले को काफी जल्दी सॉल्व कर देता है। लेकिन उसके बटलर को क्या पता कि उसके मास्टर ने पहले से ही उस दवा को चुरा लिया है और उसे इस्तेमाल भी किया है। लेकिन इससे फिलिक्स पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो आखिरकार हार मानने का ठान लेता है क्योंकि उसने कई तरीके इस्तेमाल किए लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। हालांकि लोगन के मेडिसिन ने भी, तो वो अपने बटलर जिसका नाम लुइस होता है तो उसे इस रूमर को सीरियसली ना लेने का बोलता है क्योंकि वो जस्ट एक फेक न्यूज है। और बाहर गेट पर जब हमारा सीन पड़ता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हम अपने लोगन को पाते हैं जो कि गेट पर गार्ड के साथ बहस कर रहा था कि डूक फिलिक्स के साथ बात करनी है, लेकिन गार्ड उसे बार बार रोके ही जा रहा था। लेकिन लोगन है कि वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो जस्ट इतना चाहता है कि वो अपने डूक को इतना बता दे कि कौन बाहर खड़ा है और कौन उससे मिलने के लिए आया है।